आज हमारे पास एक ऐसी कहानी है जो किसी टाइम कैप्सूल जैसी है। सोचिए एक कानूनी विवाद जो 1927 में शुरू हुआ, जब भारत में ब्रिटिश राज था, और उसका फैसला आया है हाल ही में 2025 में। पूरे 92 साल। हाँ, 92 साल। ये कहानी आंध्र प्रदेश के दो गुटों की है जो एक मंदिर में पूजा के अधिकार को लेकर पीढ़ियों से लड़ रहे थे। लेकिन ये सिर्फ एक पुराने झगड़े की कहानी नहीं है। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला है जिसने इस कहानी पर एक तरह से विराम लगाया, और इस फैसले की गहराइयों में एक बहुत बड़ा सबक छिपा है। वो सबक ये है कि अदालत में केस जीतना और उस जीत को असल में लागू करवाना, ये दो बिल्कुल अलग लड़ाइयां हैं। आज हम इसी लड़ाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस 92 साल के सफर की तह तक चलते हैं। बिल्कुल। और इस सफर को समझने के लिए हमें कुछ कानूनी शब्दों से दोस्ती करनी होगी जो बार बार हमारे रास्ते में आएंगे। सबसे पहले हैं डिक्री होल्डर और जजमेंट डेटर। सुनने में तो काफी भारी लगते हैं ये शब्द। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? बहुत आसान है। देखिए, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 के हिसाब से डिक्री होल्डर वो है जिसके हक में अदालत ने फैसला सुनाया है। अच्छा, मतलब जो केस जीत गया। बिल्कुल। और जजमेंट डेटर वो है जिसके खिलाफ फैसला आया है और जिसे उस फैसले की शर्तों को पूरा करना है। यानी विजेता और पराजित एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और एक और शब्द था एग्जीक्यूशन पिटिशन। ये क्या बला है? यही तो इस पूरे केस की जान है। मान लीजिए आप केस जीत गई, आपको डिक्री मिल गई, लेकिन सामने वाला उस फैसले को मान ही नहीं रहा। हाँ। तब आप यानी डिक्री होल्डर अदालत में एक अर्जी डालते हैं जिसे एग्जीक्यूशन पिटिशन कहते हैं। अच्छा। आप अदालत से कहते हैं कि हुजूर अपने ही फैसले को लागू करवाइए। ये वो चाबी है जो कागज पर मिली जीत को हकीकत में बदलती है। अच्छा, तो ये शब्द इस कहानी की चाबियां हैं। डिक्री होल्डर, जजमेंट डेटर और एग्जीक्यूशन पिटिशन। अब इन चाबियों से उस 92 साल पुराने ताले को खोलते हैं। कहानी शुरू हुई थी 1927 में आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में। दो गुट थे, कपड़म और कामटम। झगड़ा किस बात का था? झगड़ा था भगवान संगलप्प स्वामी मंदिर पर। वहां पूजा कौन करेगा, मूर्तियों को कौन रखेगा, इस पर विवाद था। कपड़म गुट गुंगुलकुंटा गांव का था और कामटम गुट ये रायापल्ली गांव का। ओके। तो विवाद मूर्तियों, कुछ कांसे के घोड़ों और दूसरी पूजा की चीजों के कब्जे को लेकर था। और ये विवाद अदालत पहुंचा, लेकिन फिर 1933 में कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। एक समझौता हुआ, है ना? बिल्कुल। दोनों गुटों ने बैठकर एक समझौता किया और अदालत ने उस पर अपनी मुहर लगा दी, उसे एक डिक्री का रूप दे दिया। और यहीं से ये केस दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि इसी समझौते को 67 साल बाद लागू करवाने की कोशिश की गई। तो क्या थी इस समझौते की शर्तें? आखिर किन बातों पर रजामंदी हुई थी? शर्तें बहुत साफ थीं। पहली, दोनों गुट बारी बारी से पूजा करेंगे। दूसरी, और ये बहुत जरूरी है, मूर्तियां 6-6 महीने के लिए दोनों गुटों के गांव में रखी जाएंगी। 6 महीने कपड़म गुट के गांव में, तो अगले 6 महीने कामटम गुट के गांव में। ठीक है, ये तो फेयर लगता है। तीसरी, पूजा का सारा खर्च दोनों आधा आधा उठाएंगे। और चौथी, हिसाब किताब रखने के लिए 4 ट्रस्टी होंगे, दोनों गुटों से 2-2। सुनने में तो ये एक बहुत अच्छा और शांतिपूर्ण समाधान लगता है। लेकिन इसमें एक शर्त ऐसी भी थी जो बहुत सख्त थी। हाँ, और वही शर्त शायद भविष्य के विवाद का बीज थी। समझौते में लिखा था कि अगर कामटम गुट पूजा के खर्च के लिए अपने हिस्से के 2000 रुपए देने में नाकाम रहता है तो वो पूजा करने का अपना अधिकार हमेशा के लिए खो देगा। अरे, उस जमाने में 2000 रुपए तो बहुत बड़ी रकम रही होगी। बहुत बड़ी। तो 1933 में ये समझौता हो गया। इसके बाद क्या हुआ? क्या सब कुछ शांति से चलने लगा? यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा गैप आता है, 1933 से लेकर साल 2000 तक का। 67 ईयर्स। हाँ, 67 ईयर्स, ये बहुत लंबा समय होता है। इन दशकों में क्या हुआ? क्या समझौते का सच में पालन हो रहा था या बस दोनों गुटों ने उसे नजरअंदाज कर दिया था? यही इस केस का सबसे पेचीदा सवाल है। रिकॉर्ड्स के मुताबिक इन 67 सालों में कोई बड़ा झगड़ा या कानूनी शिकायत दर्ज नहीं हुई। एक लंबी खामोशी थी, एक रहस्यमयी खामोशी। हाँ।
बाद में कपड़म गुट ने दावा किया कि सब कुछ ठीक चल रहा था, समझौते का पालन हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कामटम गुट का कहना था कि समझौता तो कभी पूरी तरह से लागू ही नहीं हुआ। और फिर अचानक साल 2000 में ये खामोशी टूटती है। कपड़म गुट, जो 1933 में डिक्री होल्डर बना था, हाँ, वो एक एग्जीक्यूशन पिटिशन दायर करता है। इतने सालों बाद क्यों? वो क्या चाहते थे? उनका आरोप था कि कामटम गुट ने समझौते की एक शर्त तोड़ी है। उन्होंने कहा कि मूर्तियों को बारी बारी से रखने का नियम नहीं माना जा रहा है और कामटम गुट ने मूर्तियों पर कब्जा कर लिया है। अच्छा। वे चाहते थे कि अदालत 1933 के उसी समझौते को लागू करवाए और मूर्तियां उन्हें वापस दिलवाए। ये तो बहुत अजीब बात है। 67 साल बाद अचानक याद आया कि समझौता लागू करवाना है। खैर, जब ये मामला निचली अदालत यानी एग्जीक्यूटिंग कोर्ट में पहुंचा तो उन्होंने क्या फैसला दिया? एग्जीक्यूटिंग कोर्ट ने कपड़म गुट के हक में फैसला दे दिया। हाँ, उन्होंने कामटम गुट को आदेश दिया कि वो मूर्तियां कपड़म गुट को सौंप दें। लेकिन यहाँ जो बात चौंकाने वाली है वो फैसले का आधार है। क्या मतलब? अदालत ने ये फैसला किसी सबूत के आधार पर नहीं दिया। उनके पास कोई गवाह, कोई दस्तावेज नहीं था जिससे ये साबित हो कि मूर्तियां कामटम गुट के पास हैं या उन्होंने उन्हें देने से मना किया है। तो फिर फैसला दिया किस आधार पर? फैसला सिर्फ एक अनुमान, एक धारणा पर आधारित था। एक मिनट, सिर्फ एक अनुमान के आधार पर? मतलब अदालत के पास कोई कागज, कोई गवाह, कुछ भी नहीं था? ये तो सुनने में ही बहुत कमजोर लग रहा है। क्या ऐसा होता है कि अदालतें सिर्फ अंदाजे पर इतने बड़े फैसले दे देती हैं? यही तो इस केस का सबसे बड़ा कानूनी सवाल बना। निचली अदालत का तर्क ये था कि जो कि 67 साल तक शांति रही तो इसका मतलब है कि समझौते का पालन हो रहा होगा। अच्छा। और अगर पालन हो रहा था तो रोटेशन के हिसाब से मूर्तियां कामटम गुट के पास होनी चाहिए थी, और जब कपड़म गुट ने मांगा तो उन्होंने ही आनाकानी की होगी। मतलब अदालत ने एक तरह से कहा सब ठीक था तो गलती तुम्हारी ही होगी। बिल्कुल। ये तो किसी पंचायत के फैसले जैसा लग रहा है, अदालत के फैसले जैसा नहीं। जाहिर है कामटम गुट इस फैसले से खुश नहीं होगा, फिर मामला ऊपर गया होगा। बिल्कुल। मामला पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के इस तर्क की मतलब धज्जियां उड़ा दी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था, और उन्होंने कानून का एक बहुत ही स्पष्ट और महत्वपूर्ण सिद्धांत दोहराया। और वो सिद्धांत क्या था? वो सिद्धांत है सबूत का भार या बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एग्जीक्यूशन की कार्यवाही में ये साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा डिक्री होल्डर की होती है कि जजमेंट डेटर ने जानबूझकर अदालत के आदेश का उल्लंघन किया है। इसे थोड़ा और समझाएं। सबूत का भार का मतलब क्या है यहाँ? इसका मतलब है कि जो इल्जाम लगा रहा है सबूत भी उसी को देना होगा। अच्छा। कपड़म गुट ने इल्जाम लगाया कि कामटम गुट ने समझौता तोड़ा और मूर्तियां नहीं दी, तो ये साबित करने की जिम्मेदारी भी कपड़म गुट की ही थी। सही है। वो सिर्फ ये नहीं कह सकते थे कि मान लीजिए कि उन्होंने ही तोड़ा होगा, उन्हें ठोस सबूत पेश करने थे। और सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत के उस अनुमान वाले तर्क के बारे में क्या कहा? कोर्ट ने बहुत सख्ती से कहा, अनुमान पर आधारित निष्कर्ष सबूत की जगह नहीं ले सकते। सिर्फ इसलिए कि दशकों तक शांति थी, ये मान लेना कि व्यवस्था पूरी तरह से चल रही थी कानूनी तौर पर गलत है। हो सकता है शांति इसलिए थी क्योंकि दोनों ही पक्ष समझौते को भूल चुके थे या उसे नजरअंदाज कर रहे थे। या कपड़म गुट के पास कोई भी सबूत नहीं था, मतलब कुछ तो होगा जिसके आधार पे उन्होंने केस किया होगा। नहीं, वे एक भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सके जिससे यह साबित हो कि मूर्तियां कामटम गुट के कब्जे में थीं और उन्होंने उन्हें सौंपने से इनकार किया था। और यहाँ सुप्रीम कोर्ट की जांच में एक और बहुत दिलचस्प बात सामने आई। वो क्या थी? सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 1933 के उस समझौते की सिर्फ एक शर्त नहीं बल्कि कई और शर्तें भी कभी पूरी नहीं की गई थीं। जैसे हिसाब किताब रखने के लिए 4 ट्रस्टियों की नियुक्ति होनी थी, वो कभी हुई ही नहीं। पूजा के खर्चों का कोई साझा खाता नहीं रखा गया। अरे वाह! तो इसका मतलब यह है कि समझौता तो कब का टूट चुका था और इसे तोड़ने में दोनों ही पक्ष शामिल थे। बिल्कुल। और ये किसी एक गुट की नहीं बल्कि दोनों की विफलता थी। जब आप खुद समझौते की बाकी शर्तों का पालन नहीं कर रहे हैं तो आप दशकों बाद अचानक जागकर सिर्फ उस एक शर्त को लागू करवाने की मांग कैसे कर सकते हैं जो आपके हक में जाती हो? हाँ, ये तो अपनी सहूलियत के हिसाब से कानून का इस्तेमाल करना हुआ। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। इसका मतलब है कि जब समझौता कई हिस्सों में पहले से ही अप्रभावी हो चुका था तो एक गुट सिर्फ एक शर्त को लागू करवाने की मांग नहीं कर सकता था, खासकर तब जब उनके पास उल्लंघन का कोई सबूत भी न हो। एकदम सही। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसी तर्क पर आधारित था। उन्होंने साफ कहा कि सबूतों का बोझ अपीलकर्ताओं यानी कपड़म गुट पर था, जिसे वे उठाने में पूरी तरह नाकाम रहे।
इसलिए लगभग 1 सदी पुराने इस विवाद पर अंतिम फैसला ये आया कि बिना ठोस सबूत के सिर्फ अनुमान और धारणाओं के आधार पर किसी पुराने अदालती आदेश को लागू नहीं किया जा सकता। तो एक विवाद जो पीढ़ियों तक चला, जिसका आधार धर्म, परंपरा और सामुदायिक भावनाएं थीं, उसका अंत कानून की एक बहुत ही सीधी और तार्किक प्रक्रिया पर हुआ। जिसे इंसाफ चाहिए उसे ही साबित करना होगा कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है। और ये मामला हमारे न्याय प्रणाली के एक बहुत जरूरी पहलू को दिखाता है। अदालत का फैसला बहुत ताकतवर होता है, लेकिन उसे लागू करवाना कोई ऑटोमेटिक प्रक्रिया नहीं है। सही है। हमारा सिस्टम ये मांग करता है कि किसी के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले ये साफ होना चाहिए कि उसने गलती की है। इसका एक स्पष्ट प्रमाण होना चाहिए। ये एक तरह से एक सुरक्षा कवच भी है, ताकि कोई दशकों पुराने फैसले का फायदा उठाकर किसी को बेवजह परेशान न कर सके। आप ऐसा कह सकती हैं। ये सुनिश्चित करता है कि न्याय की प्रक्रिया सबूतों पर चले, अनुमानों पर नहीं। अगर ऐसा ना हो तो सोचिए क्या होगा। कोई भी सालों पुराने केस की फाइलें निकालकर किसी पर भी दबाव बना सकता है, ये दावा करके कि फलाने फैसले का पालन नहीं हुआ। इससे तो कानूनी व्यवस्था में अराजकता फैल जाएगी। बिल्कुल। ये सब कुछ एक अंतिम विचार की ओर ले जाता है जिस पर सोचा जा सकता है। हाँ, और वो विचार ये है कि एक ऐसे विवाद में जहां दशकों पुराने एक औपचारिक समझौते को साफ तौर पर सभी पक्षों ने मिलकर नजरअंदाज कर दिया हो, वहां न्याय का असली मतलब क्या होता है। क्या उस भुला दिए गए समझौते के किसी एक हिस्से को, जो अब अप्रासंगिक हो चुका है, जबरदस्ती लागू करवाना उसके मूल उद्देश्य को पूरा करता है, या यह सिर्फ एक पुराने संघर्ष के नए दौर में एक पक्ष को दूसरे पर हावी होने के लिए एक कानूनी हथियार थमा देता है।